सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम केवल एक इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं कि सोशल जस्टिस क्या है। ठीक है, और सोशल जस्टिस की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं सोशल जस्टिस में, ये तमाम अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और साथ में रखिए एक पेंसिल, ताकि जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करें साथ साथ में आप जो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हम करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हम समझेंगे तो साथ साथ में आप टिक करते चलिएगा। और जिस जिस तरीके से हम पैराग्राफ रीड करते चलेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं तो साथ में आप भी उनको हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस का इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? सोशल जस्टिस की जब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, तो यहाँ पर सोशल जस्टिस को समझाने से पहले इन्होंने एक शब्द समझाया है। ठीक है, कौन सा शब्द है? वो शब्द है लव। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो क्या समझाया है उस चीज़ को समझते हैं, और क्यों समझाया गया है? भाई जस्टिस की बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में लव की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वी इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड वॉट लव मीन्स इवन इफ वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। ठीक है, सारे मीनिंग जब हम लव की बात करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि लव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, तो अलग अलग मीनिंग है हमारे पास, है ना? अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं आपसे बोलूँ डिफाइन करो कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ, आप बोलोगे अरे 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 बहुत मुश्किल काम है डिफाइन करना, तो है ना? बोलोगे कि नहीं? क्योंकि ये एक फीलिंग है। ठीक है, इसको किस कुछ शब्दों तक सीमित कर देना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, और क्या अलग अलग मीनिंग होते हैं वही मैं बताती हूँ, अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है, उसके लिए लव का मीनिंग क्या है? अगर क्योंकि उसके घर में एक पेट है, सपोज डॉग है या कोई अदर पेट है, तो उसके लिए लव का मीनिंग पता है क्या है? उसके लिए लव का मीनिंग है एनिमल लव। ठीक है, वो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसके लिए वो केयर करता है। ठीक है, तो वो एक फॉर्म ऑफ लव का मीनिंग उसके लिए है। सिमिलरली जो एनिमल, जो उसका पेट है, वो जो उसको लव शो करता है, उस बच्चे को जो शो करता है लव, वो भी क्या है? वो भी उसका एक लव है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें, अगर किसी एक इंडिविजुअल को अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच वो फीलिंग करता है अपनी सोसाइटी से, तो वो क्या करेगा? वो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, या अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उसको एजुकेशन देने की कोशिश करेगा, फ्री में हो सकता है उसको पढ़ा सके। करेगा कि नहीं? तो ये हमारे अलग अलग शेड्स ऑफ मीनिंग ऑफ लव होते हैं। ठीक है, और क्या है? और सपोज एक सोल्जर की अगर हम बात करें, तो सोल्जर के लिए जो लव का मीनिंग है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा लव या सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेम की जो भावना है उसकी, वो अपनी मातृभूमि के लिए है, अपनी कंट्री के लिए है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बच्चों की बात करें, जैसे आप हैं, हम हैं, तो जब भी हम अपने लव के मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज हमारे माता पिता की आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर कोई निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, ठीक है, अनकंडीशनल लव अगर हमें कोई दे सकता है, तो वो हमारे मम्मी पापा है कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने ये डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग समझा और हमने बताया कि भाई डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं इसको समझता हूँ तो मैं अंदर से एक भावना आती है, हाँ मुझे पता है कि लव क्या है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जस्टिस की, सो वी ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। हमें अंदर से पता है, अंदर से पता चल जाता है कि ये जस्टिस है, ये इनजस्टिस है। ठीक है, इवन दो वी मे नॉट बी एबल टू डिफाइन इट प्रिसाइजली, हम डिफाइन नहीं कर पाते प्रिसाइज तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे डिफाइन नहीं कर पाते, क्या क्या जस्टिस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझ करके देखना। एक घर है, ठीक है, एक घर में दो बच्चे हैं, तो माता पिता एक चॉकलेट लेकर के आए, तो एक बच्चे को दे दी, दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मेरे साथ तो इनजस्टिस है, ये फेयर नहीं है। अगर एक बच्चे को दिया जा रहा है तो मेरे को भी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? ये क्या है? ये उस कॉन्टेक्स्ट में इनजस्टिस है। और जस्टिस क्या होता? दोनों बच्चे के लिए चॉकलेट आती, है कि नहीं? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी एक इंडिविजुअल को हम पनिश कर रहे हैं, गलती उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी पनिशमेंट उसको मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि उसके साथ फेयरनेस नहीं हो रही, उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि गलती नहीं है उसकी।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज किसी एक इंडिविजुअल के साथ कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है, वो सालों साल जो केस है, उसका जो केस है वो पेंडिंग रहता है और 10 साल हो जाते हैं, ठीक है, 10 साल के अंदर उस इंडिविजुअल की मौत भी हो जाती है, लेकिन उसका केस चलता रहता है, चलता रहता है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जस्टिस डिले हो गया है, और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, क्या फ़ायदा है जस्टिस दिए जाने का जब वो ऑलरेडी इस धरती पर ही नहीं है कि नहीं? हम बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो भी एक सेंस ऑफ जस्टिस है कि उसको न्याय मिल जाना चाहिए था और समय के अंदर मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं, इनजस्टिस हुआ है उसके साथ। ठीक है, और क्या है, और एक सिंपल और एक अंडरस्टैंडिंग है। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस की मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने लव के डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग समझे। अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने वीडियो, अगर मैं वीडियो के ज़रिए आपको पढ़ा रही हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, मोटी मोटी 2-4 लाइन एक पैराग्राफ से हाईलाइट करी, रीड करके नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चल दिए, भले ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि ना हो रही हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि भाई मैं अपने काम के साथ तो जस्टिस ही नहीं कर रही, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे काम का, मेरी इस वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है, बताओ तो सर, कोई फ़ायदा है? ठीक है, तो मेरे लिए वो सेंस ऑफ जस्टिस हो जाएगा कि मैं जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, जितने मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ में, उतने अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ें समझाऊँ, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए जस्टिस है। ठीक है, तो क्या समझे, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है एक जस्टिस। ठीक है, अब दोबारा से एग्जाम्पल तो हमने समझ लिए, जस्टिस का मीनिंग भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया। अब हम बुक की तरफ आते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, मैं येलो कलर से जो हाईलाइटेड है लाइन वो पढ़ रही हूँ। एज विद लव नो बडी हेट्स जस्टिस। ठीक है, जैसे लव की बात हम करते हैं तो हर कोई लव पसंद करता है, ठीक है, सिमिलरली कोई हेट करता है कि जस्टिस को, कोई हेट नहीं करता, हर कोई चाहता है कि भाई उसको हर एस्पेक्ट में जस्टिस मिलना चाहिए। एवरी वन वॉन्ट्स जस्टिस फॉर वन सेल्फ, एंड टू सम एक्सटेंट हम दूसरों लोगों के लिए भी चाहते हैं। ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट फॉर अदर्स ऑल्सो वी वॉन्ट कि हर किसी को क्या मिले, जस्टिस मिले। बट अनलाइक लव विच इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ आर रिलेशनशिप विद अ फ्यू पीपल होम वी नो वेल। ठीक है, क्या बोल रहा है, लव एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारी रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, और ये जब हम लव की बात करेंगे तो वो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि नहीं, फ्यू पीपल के साथ होता है, जो जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जस्टिस काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, जस्टिस केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ठीक है, जब हम जस्टिस की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि केवल परिवार में मुझे जस्टिस मिले, नहीं भाई, मैं सोसाइटी में रहता हूँ तो मुझे सोसाइटी में भी जस्टिस मिलना चाहिए, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस कंट्री में भी मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू सम ओनली फ्यू पीपल, इट इज़ मच ब्रॉडर इन दिस पर्टिकुलर सेंस। ठीक है, जस्टिस कंसर्न्स आर लाइफ इन सोसाइटी एंड द वे इन विच द पब्लिक लाइफ इज़ ऑर्डर्ड। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society, वो है जस्टिस। जस्टिस क्या है, वो प्रिंसिपल्स जिसके अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी में अपने सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में। क्या सोशल गुड्स होते हैं, क्वेश्चन अराइज करता है ना, क्या होते हैं सोशल गुड्स? सोशल गुड्स होते हैं सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सोशल गुड्स होते हैं किसको कितना रिवॉर्ड देना है, किसको कितनी इनकम देनी है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में किस तरीके से होना है, किसको क्या पोजीशन देनी है। ठीक है, राइट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें सोसाइटी में, ये सारे हमारे सोशल गुड्स है। और सोशल ड्यूटीज़ अलग अलग प्रकार की है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगेगी तो सभी पर लगेगी, और सोसाइटी में लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस तरीके से लोगों को लॉ को फॉलो करना है। जब इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से होगा तो उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं जस्टिस। और टॉपिक आपका क्या है, सोशल जस्टिस, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये केवल एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, और भी डेफिनेशंस है सोशल जस्टिस की जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में हम यही तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि लोग किस तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोसाइटी की गवर्नेंस किस तरीके से हो रही है, सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर किसी को सोसाइटी में न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए जो जस्टिस का आइडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का आइडिया है जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू मिल गया, अंडरस्टैंडिंग होगी होगी मेरे हिसाब से। अब हम कुछ बिंदु समझ लेते हैं कि इस
पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या समझ में आने वाला है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहली चीज़, we are going to identify some of the principles of justice which have put forward in different societies, which have been put forward in different societies and at different periods of time. हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है? 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है जो आपकी इस बुक में दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? हम अंडरस्टैंड करेंगे द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इन लोगों को, इन चीज़ों को, सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज़ को हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारी सोसाइटी क्या हो सके, ताकि हमारी सोसाइटी फेयर हो सके और जस्ट सोसाइटी हम कह सके, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट दैट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड कुड बी डिफेंडेड ऑन रैशनल ग्राउंड्स। जॉन रॉल्स कौन है? जॉन रॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने अपना आइडिया ऑफ जस्टिस दिया है। और ये जो आप जस्टिस का जो आइडिया पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोस में, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पहली बार आप एक अंडरस्टैंडिंग लोगे, लेकिन हम जितना सिंपल तरीके से हो सकेगा उतना सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा नहीं छोड़ेगा का मतलब ये है कि आप इसको इस बुक में तो पढ़ ही लोगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आगे किसी भी फील्ड में जाओगे ना, पॉलिटिकल साइंस में, जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस आपके सर में हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हर जगह पर ये चीज़ पूछी जाती है। यूपीएससी के PSIR ऑप्शनल को अगर आप लोगे, वहाँ पर जॉन रॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है। आप टीचिंग करोगे तो फिर आपको ये चीज़ पढ़ानी ही है। आप प्रोफेसर की लाइन में जाओगे, वहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे, ये जॉन रॉल्स का आइडिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। और तो ये सारी चीज़ें हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ेदार होने वाला है देखो टॉपिक, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, नई नई चीज़ें समझेंगे। और जीवन में और क्या चाहिए, जब हम नई नई चीज़ें समझ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और इससे ज़्यादा नॉलेज इन्हांसमेंट किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस क्या है, यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, मैं एक एक करते हुए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम चलते रहेंगे, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, all the cultures and traditions have grappled with the question of justice although they may have interpreted the concept in different ways। क्या बोल रहे हैं? हर कल्चर में, हर ट्रेडिशन में जो क्वेश्चन ऑफ जस्टिस है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है क्योंकि अलग अलग लोगों की जो मीनिंग ऑफ जस्टिस है वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटी का जो नोशन ऑफ जस्टिस है वो कैसे डिफर करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है एंशियंट इंडियन सोसाइटी का। तो भारतीय सोसाइटी में, और वो भी एंशियंट सोसाइटी में, क्या दिया हुआ है, जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो वो जुड़ा हुआ था धर्म के साथ। जब हम न्याय की बात करते हैं तो वो जुड़ा हुआ था किसके साथ? धर्म के साथ। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, ठीक है। धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? मेंटेनिंग धर्म या जस्ट सोशल ऑर्डर। धर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? एक सोशल ऑर्डर को सोसाइटी में मेंटेन करना। और ये क्या थी? ये एक प्राइमरी ड्यूटी थी किसकी? किंग की, ठीक है। अब हायर क्लासेस में कौटिल्य, ठीक है, नाम सभी ने सुना है। तो कौटिल्य को हम जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोलते हैं? देखो वो कहते हैं कि जो राजा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पता है क्या है? राजा की जिम्मेदारी है टू डू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अपने लोगों का कल्याण करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है राजा की, ठीक है। और यही चीज़ आज के टाइम में भी हम फॉलो कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमारा जो DPSP है वो यही कहते हैं, DPSP ये कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। वेलफेयर ऑफ इंडियन सिटीजन, ये है हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख लो, जो एंशियंट सोसाइटी से कौटिल्य का जो आइडिया है वहाँ से चीज़ें आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज के टाइम में भी वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब जस्टिस का जो आइडिया उस टाइम पीरियड में हुआ करता था, एंशियंट इंडियन सोसाइटी में हुआ करता था, वो आज के टाइम में भी चीज़ें चल रही है। ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस आए हैं, वो क्या चेंजेस आए हैं हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग और जो एक मोटा कॉन्सेप्ट है वो चीज़ चल रही है,
ठीक है। तो जस्ट सोशल ऑर्डर क्या है? जस्ट सोशल ऑर्डर का मतलब है न्याय देना लोगों को, लोगों के लिए काम करना, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें देना। यही सारी चीज़ें क्या होती है? जस्ट सोशल ऑर्डर होता है। लॉ मेंटेन होना चाहिए, जिसने जितना क्राइम करा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट सोशल ऑर्डर में आती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किसकी करी? एंशियंट इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग करी, जिसमें हमने आइडिया देखा धर्म का, कि जस्टिस क्या है? धर्म मेंटेन करना। ठीक है, अब दूसरी सोसाइटी की तरफ चलते हैं। चाइना में क्या हुआ? चाइना में एक थिंकर आए, कन्फ्यूशियस। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये बोला कि जो किंग है, किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस। ठीक है, ये टिक मार्क करते रहना जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग नोशन ऑफ जस्टिस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ द नोशन ऑफ जस्टिस हैव चेंज ओवर द ईयर्स, सो वी कैन सिंपली राइट दिस, हम ये चीज़ लिख सकते हैं वहाँ पर। कन्फ्यूशस ने क्या बोला? कन्फ्यूशस ने बोला कि भाई जो किंग है ना, उसको जस्टिस मेंटेन कैसे करना है? किंग जब जस्टिस मेंटेन करेगा तो वो पनिश करेगा रॉन्ग डूअर्स को, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या करेगा? उसको रिवॉर्ड करेगा। तो ये अलग नोशन हो गया। ठीक है, और क्या है? एक और सोसाइटी है जो आपकी बुक में दी हुई है, वो है एथेंस। एथेंस क्या है? एथेंस बेसिकली ग्रीस का कैपिटल सिटी है। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी ग्रीस में, तो वो थी एथेंस। और एथेंस क्या है? ग्रीस का कैपिटल है। वहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए डेमोक्रेसी में। वहाँ पर प्लेटो और सोक्रेटिस हुआ करते थे। तो ये कौन है, इसकी भी हम एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो मैं रीड करती हूँ। 4th century BC, एथेंस, ग्रीस। प्लेटो डिस्कस द इशूज ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। प्लेटो कौन है? प्लेटो एक थिंकर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर कौटिल्य हुए, ठीक उसी तरीके से प्लेटो भी कहाँ हुए? एथेंस में हुए। और उन्होंने भी अपने आइडिया ऑफ जस्टिस को डिस्कस करा। ठीक है, उन्होंने डिस्कस करा इशू ऑफ जस्टिस को अपनी किताब द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक नाम की बुक है, उसमें आइडिया ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया गया है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि बेसिकली जब वो अपनी किताब रिपब्लिक लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? वो एक डायलॉग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक सोक्रेटिस, ठीक है, सोक्रेटिस नाम का एक कैरेक्टर होता है, और सोक्रेटिस अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। कौन दोस्त है? ग्लेकॉन और एडिमेंटस। ठीक है, तो सोक्रेटिस अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और बताते हैं कि जस्टिस का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या क्या इश्यूज है जस्टिस के बारे में, तो यही सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। सोक्रेटिस कौन है? बेसिकली सोक्रेटिस को हम, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें सोक्रेटिस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सोक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन माना जाता था, कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे एथेंस के। ठीक है, और इसी बुद्धिमानी की वजह से क्या हुआ? जो राजा था, क्योंकि वो राजा के खिलाफ बोला करते थे, वो राजा को बताया करते थे कि तुम गलत हो, ये चीज़ सही है, और क्या चीज़ सही है उसके बारे में बताया करते थे। राजा को बुरा लगा, राजा ने उनको क्या करा? फांसी की सजा दे दी। ठीक है, तो वो थे सोक्रेटिस। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोक्रेटिस का आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है, कैसे वो क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या डिबेट्स होती है। एक बार फटाफट से एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं? प्लेटो द रिपब्लिक में ही ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन बात किसके बीच में हो रही है? सोक्रेटिस और उनके फ्रेंड्स के बीच में हो रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं? द यंग पीपल आस्क सोक्रेटिस वाई वी शुड बी जस्ट। जो ग्लेकॉन है, एडिमेंटस है, वो सोक्रेटिस से पूछते हैं कि भाई हमें जस्ट क्यों होना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें फेयर क्यों होना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो अपनी लाइफ में ना, जो अनफेयर होते हैं, जो अनजस्ट होते हैं, वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर कर रहे हैं उन लोगों से जो अपनी लाइफ में जस्ट है, या जो अपनी लाइफ में फेयर है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा क्या कहते हैं? Those who twisted the rules to serve their interest, avoided paying tax, and they were willing to lie and be deceitful, they were often more successful than those who were truthful and just. जो रूल्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से रूल्स के साथ प्ले कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को, और क्या कर रहे हैं? अवॉइडेड पेइंग टैक्स, टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं या दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है उन लोगों के मुकाबले जो ट्रुथफुल है या फिर जो जस्ट है। कौन कह रहा है ये ग्लेकॉन एडिमेंटस कह रहे हैं सोक्रेटिस से कि देखो भाई, जस्टिस, जो लोग फेयर गए उनके साथ तो गड़बड़ हो रही है, वो तो बहुत पीछे है, सक्सेसफुल ही नहीं है, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग अनजस्ट है, वो तो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? इफ़ वन वर स्मार्ट इनफ टू अवॉइड बीइंग कॉट, देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज बेटर देन बीइंग जस्ट। क्या बोल रहे हैं लास्ट में? कि अगर हम गलत काम करते हुए भी अपने आप को बचा लेते हैं पकड़ने से, तो ये ज़्यादा बेटर है ना, ये ज़्यादा बेटर है रैदर देन कि हम जस्ट रहे, और जस्ट होने से भी कुछ भी नहीं हो रहा।
इससे तो अच्छा है कि हम अनजस्ट हो जाए, रूल्स को ब्रेक करें आराम से और अपने आप को पकड़ने से भी बचा ले। ठीक है, तो आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ें मानी जाती है, ठीक है, कि भाई जो गलत कर रहा है वो तो उसकी तो तरक्की होती जा रही है। देखो ये बिजनेसमैन जो है इतना ज़्यादा घोटाला करता है, इतना ज़्यादा करप्शन करता है, फिर भी ये तरक्की पर चल रहा है। और अगर कोई बहुत ऑनेस्ट इंडिविजुअल है तो वो तो सक्सेसफुल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ें देखेंगे कि नहीं। आज भी, आज के टाइम में भी ये जो डिस्कशन हो रहा है ये 4th सेंचुरी BC का हो रहा है, सोक्रेटिस और उनके दोस्त में। और आज के टाइम में भी हम इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते हैं कि हाँ, आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती है ना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। तो क्या बोलते हैं सोक्रेटिस, क्या बोलते हैं? बात सुन ली दोनों दोस्तों की, अब सोक्रेटिस क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। सोक्रेटिस रिमाइंड करते हैं दैट if everyone were to be unjust, if everyone manipulated the rules to suit their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. Nobody would be secure and this was likely to harm all of them. अभी समझ में नहीं आएगा ये चीज़, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। क्या बोलते हैं देखो, वो कहते हैं कि अगर हर कोई सोसाइटी में अनजस्ट हो जाएगा तो फिर कोई भी श्योर नहीं हो सकता है कि वो इनजस्टिस से बेनिफिट लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ऐसा समझो, एक इंडिविजुअल है, वो पैसे लेकर के काम करता है। ठीक है, अब अभी तो केवल वो पैसे लेकर के काम कर रहा है। अब सोसाइटी को ऐसे इमेजिन करो, सोसाइटी में सभी लोग पैसे लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई अनजस्ट हो चुका है, हर कोई पैसे लेकर के काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए? अब क्या हो रहा है, पहले जो पैसे, अब सपोज जो पैसे लेकर के काम किया करता है वहाँ से उसने पैसे लिए, अब उसको भी तो काम कराना होगा ना अपना कुछ। अब जब वो दूसरे व्यक्ति के पास काम करवाने जाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी अनजस्ट है, उसको वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को फ़ायदा हुआ? एक तरफ से आप पैसे ले रहे हो, दूसरों को लूट रहे हो, दूसरी तरफ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भी आप ही के जैसा है, बेईमान। समझ गए? सोसाइटी में जब हर कोई इनजस्टिस हो जाएगा ना, हर कोई गलत काम करने लगेगा तो कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा। और क्या बोल रहे हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। Nobody would be secure and this was likely to be harmful for all of them. ये हर किसी के लिए हार्मफुल होगा। और क्या बोलते हैं, इट इज़ इन आर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबे द लॉज एंड बी जस्ट। ये हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम ओबे करें लॉज को और जस्ट रहे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है कि मतलब जनरली ऐसा होता है कि सपोज़ अगर कोई दूध बेचने वाला व्यक्ति है तो वो दूध में पानी मिला करके बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो। तुम दूध में पानी मिला करके दूसरों लोगों को बेच रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो तुम भी तो कुछ खरीद रहे होंगे ना। तुम भी तो सब्जी खरीद रहे होंगे, तुम भी तो मिठाई खरीद रहे होंगे। तो क्या मिठाई और फ्रूट्स में कुछ मिलावट नहीं आती है क्या? आती है कि नहीं उन सब चीज़ों में? तो एक तरफ तुम गलत कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, तो दूसरी तरफ जो तुम्हें मिल रहा है उसमें भी तो करप्शन है। एक तरफ दूसरों लोगों के साथ अन्याय कर लो तो तुम्हें बदले में जो मिलेगा वो भी तो अन्याय ही मिलेगा, इनजस्टिस ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग इस चीज़ से? ये समझे कि कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा जब हर जगह पर इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम लॉज को हम लोग ओबे करें, जो कानून है उसको ओबे करें। ये हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। कैसे है? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर कोई भी कानून को नहीं मान रहा है, ठीक है, एक सड़क में ले लो, कोई भी ट्रैफिक रूल्स को नहीं मान रहा है, रेड लाइट को कोई भी मान नहीं रहा है, तो क्या होगा? कोई इधर से आ रहा होगा, कोई इधर से आ रहा होगा, सारे लोग टकरा करके एक ऐसी चक्का जाम हो जाएगा कि सड़क को चलाना ठीक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई निकालना चाहता है अपनी गाड़ी को जितना जल्दी हो सकता है। अब निकालो, ट्रैफिक जाम हो गया है 4 किलोमीटर तक, निकालो। तुम लोग निकाल पाएंगे? हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम सभी लोग अपने लॉज को फॉलो करें। अगर लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम जस्ट नहीं रहेंगे, तो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, समझ गए? ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे ही इंटरेस्ट में ये चीज़ है। बिना लॉ के कोई सोसाइटी नहीं चल सकती। ठीक है, बिना लॉ को फॉलो करे अगर सभी लोग ऐसे ही लॉ को ब्रेक करते चलेंगे, सोसाइटी बिखर जाएगी, सोसाइटी नहीं चल पाएगी। समझ गए? ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने यहाँ से ली। और ये किसने बोला है? ये सोक्रेटिस ने एक अंडरस्टैंडिंग हमें दे दी है। ठीक है, क्या समझते हैं यहाँ पर और क्या बोला हुआ है? सो सोक्रेटिस क्लैरिफाई हम लोगों को ये करते हैं दैट हमें समझना होगा सबसे पहले व्हाट जस्टिस मीन्स इन ऑर्डर टू फिगर आउट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट। अगर हमें ये समझना है कि क्यों ज़रूरी है जस्ट होना, सही होना, फेयर होना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जस्टिस का मीनिंग क्या होता है।
क्या बोलते हैं यहाँ पर? वो ये कहते हैं, ही एक्सप्लेन दैट जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आर एनिमीज और परसुइंग आर ओन इंटरेस्ट। केवल अपने इंटरेस्ट को परसू करना ये जस्टिस नहीं है। और क्या बोलते हैं? और ये बोलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और जो एनिमीज़ हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो ये भी जस्टिस नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है जस्टिस क्या है? तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन करी हुई है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है एक तरीके से, ठीक है, जो सोक्रेटिस बोलते हैं। जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल। जस्टिस में हम सभी लोगों के भले की बात करते हैं, हम सभी लोगों के भले की बात करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे दोस्त के साथ ही हम बढ़िया कर रहे हैं और जो हमारा दोस्त नहीं है या जो हमारा दुश्मन है हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस का मतलब क्या है? सभी लोगों के साथ हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। जस्टिस इन्वॉल्व्स वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है। और क्या बोलता है? एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं? ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर अपने सभी पेशेंट्स के साथ एक तरीके से अटैचमेंट फील करता है। वो ये कोशिश करता है कि इसके सारे के सारे पेशेंट्स सही तरीके से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ठीक उसी तरीके से एक द जस्ट गवर्नमेंट मस्ट बी कंसर्न विद द वेलबींग ऑफ द पीपल। जो जस्ट गवर्नमेंट होती है उसका कंसर्न क्या है? सभी लोगों की भलाई, वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल, उसके अंडर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों का कल्याण करना, ये होता है जस्टिस, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जस्टिस का मतलब होता है वेलबींग ऑफ द पीपल। वेलबींग क्या होता है? फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि वेलबींग क्या होता है। सो वेलबींग का मतलब होता है इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, ठीक है। वेलबींग का मतलब क्या है? कि हर व्यक्ति को जो उसका ड्यू है वो मिले। अब आप पूछोगे कि ड्यू क्या होता है, ठीक है। ड्यू का मतलब होता है, देखो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूजिंग लग सकता है और आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है और ये चीज़ बार बार इस्तेमाल होगी, ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, तो उसको यहीं पर क्लियर करके चलो। ड्यू का मतलब होता है एक डिजर्विंग राइट, जो एक व्यक्ति के लिए उचित है, जो एक व्यक्ति डिजर्व करता है वो उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका ड्यू है, वो उसका एक डिजर्विंग राइट है, उसको मिलना चाहिए वो चीज़। तो जो जिसको देनी चाहिए चीज़ वो उसका क्या हो जाता है? वो उसका हो जाता है ड्यू। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल से समझ लो। अगर कोई गरीब इंडिविजुअल है तो उसका ड्यू क्या है? उसका ड्यू ये है कि उसको एजुकेशन मिले, उसका ड्यू ये है कि उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ हो, जैसे फूड, जैसे मेडिसिन्स, ठीक है, जैसे प्रॉपर शेल्टर, ठीक है। ये क्या है? एक पुअर इंडिविजुअल का ड्यू है। एक और इंडिविजुअल को ले लेते हैं, सपोज कोई एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो उसका ड्यू क्या है? उसका ड्यू ये है कि भाई अगर उसको काम करवाना है तो उसको व्हीलचेयर की मदद चाहिए होगी, तो व्हीलचेयर हम लोग उसको दे। हम लोग अपनी पब्लिक बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनवाए कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली हो जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो डिसेबल्ड है वो आराम से उसमें आ जा सके, ठीक है। हम उनको ये इंश्योर करें कि उनको भी सही तरीके से एजुकेशन मिल रही है, तो वो उसका क्या हो गया? वो हो गया डिसेबल्ड लोगों का ड्यू, जो उनका एक डिजर्विंग राइट है, उनको मिलना चाहिए। समझ गए? ये मैंने 2 एग्जाम्पल से समझा दिया। मेरे हिसाब से अब ड्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, एंड इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, इट कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये जो आइडिया हमने पढ़ा, गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, ये प्लेटो के टाइम से है, सोक्रेटिस के टाइम से है, क्योंकि हमने समझा ये सारी चीज़ें हम सोक्रेटिस के डिस्कशन से ही समझ रहे थे। तो ये चीज़ आज के टाइम में भी उतनी ही लागू है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यू है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या बोलता है? तो आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन हैज चेंज सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो। प्लेटो के समय से जो एक व्यक्ति का जो ड्यू राइट है वो चेंज हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्लेटो के टाइम पर सोसाइटी अलग हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ पर लोगों की नीड्स अलग हुआ करती थी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए, तो हम लोगों का जो ड्यू है वो काफ़ी चेंज हो गया है प्लेटो के मुकाबले, ठीक है। क्या बोलते हैं? और ये बोल रहे हैं कि our understanding of what is just is closely linked to the understanding of what is due to each person as a human being। जब हम ये कहते हैं कि चेंज हो गई है, तो चेंज हो गई का मतलब ये है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या ड्यू है,
एक ह्यूमन बीइंग के क्या डिजर्विंग राइट्स हैं, क्या एक ह्यूमन बीइंग को दिया जाना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो हम एज ए ह्यूमन बीइंग के ड्यू की बात करते हैं, व्हाट इज़ ड्यू टू ईच पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इसी चीज़ पर एक जर्मन फिलोसोफर आते हैं। तो एक जर्मन फिलोसोफर है इमानुअल कांत। इमानुअल कांत क्या कहते हैं ह्यूमंस के बारे में? तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स पोजेस डिग्निटी। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो पोजेस करते हैं डिग्निटी, कि भाई हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं डिग्निटी। क्यों रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि हर कोई ह्यूमन है। ठीक है, वो एक इंसान है भाई, एक इंसान के नाते हमें उसको एक डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, कौन कह रहा है? इमानुअल कांत कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? इफ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चूजन गोल। अगर हर किसी के पास डिग्निटी आ गई है, हर किसी के साथ हर किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, किसी को कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा, किसी को जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है अगर, तो अब हमें क्या देना है? अब क्या ड्यू है लोगों का? अब ड्यू हो जाता है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने टैलेंट्स को और अपने गोल्स को परस्यू कर पाए। सबसे पहला ड्यू क्या है? सभी लोगों को डिग्निटी देना, रिस्पेक्ट देना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना। फिर जब ये चीज़ हम कर देंगे तो ड्यू क्या है? क्या ड्यू हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग का? ह्यूमन बीइंग का ड्यू हो जाता है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी दे, कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप करे, सबको शिक्षा दे, सबको रोजगार के अवसर दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है दूसरा ड्यू। तो हमने क्या अंडरस्टैंडिंग करी? जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क कर लो। जस्टिस का मतलब क्या हो गया? जस्टिस हमें ये कहता है कि हमें सभी लोगों को इक्वल कंसिडरेशन के साथ और उनका जो ड्यू है वो सभी लोगों को देना है। जिसका जो चीज़ ड्यू है, जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हमें देना है और सभी लोगों को देना है। ये होता है आइडिया ऑफ जस्टिस। समझ गए? तो हम दोबारा से अगर समराइज़ करें, हमने क्या पढ़ा? हमने इंडियन सोसाइटी में आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ा, जिसका मतलब होता है धर्म। हमने चाइना का आइडिया पढ़ा, चाइना में कन्फ्यूशस ने कुछ और बोला था किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, उन्होंने बोला था जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट करो, जो सही कर रहा है उसको रिवॉर्ड करो। फिर हमने प्लेटो को डिस्कस करा। प्लेटो ने अपनी बुक में सोक्रेटिस के डिस्कशन के बारे में बात करी। तो सोक्रेटिस के डिस्कशन के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि जस्टिस का मतलब होता है सभी लोगों का वेलबींग इंश्योर करना, और वेलबींग इंश्योर करने का मतलब होता है कि हर पर्सन को उसका ड्यू देना। जब हम हर पर्सन को उसकी ड्यू देने की बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हर पर्सन को एज ए ह्यूमन बीइंग जो उसका ड्यू है, जो उसको मिलना चाहिए, वो हमें देना है। जैसे हमने पुअर की एग्जाम्पल के समझा, हमने डिसेबल्ड इंडिविजुअल के एग्जाम्पल को समझा। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या बोला? जस्टिस का मतलब ये होता है कि हम सभी लोगों को उनका ड्यू और इक्वल कंसिडरेशन सभी लोगों को दे। पहले हम उनको डिग्निटी दे, फिर उसके बाद जस्टिस का मतलब होता है डिग्निटी के साथ साथ हम सभी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाए। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझाया। क्यों? क्योंकि मैं भी फटाफट से अगर जल्दी से करवाती ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं फिर से बोलती कि भाई मैंने अपने काम के साथ जस्टिस नहीं करा है। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू डू जस्टिस विद द वर्क दैट आई एम डूइंग, इसीलिए मैंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली। अभी एक छोटा सा बॉक्स रहता है यहाँ पर, तो इसका ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको केवल समराइज़ करती हूँ, क्योंकि अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैंने इसका मीनिंग समझ लिया, तो मैं आपको केवल इसका मीनिंग बताती हूँ। आप इस वीडियो के बाद अपने आप चीज़ों को रीड कर सकते हो। क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलरली ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इस पर्टिकुलर बॉक्स में, ग्लेकॉन टू सोक्रेटिस इन द रिपब्लिक। ग्लेकॉन सोक्रेटिस से बोल रहा है रिपब्लिक में। क्या बोल रहा है? तो वही हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो ये कहता है कि जो लोग इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग इनजस्टिस करते हैं वो बाय नेचर अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस करना बाय नेचर अच्छा काम है। और जो इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है, वो बाय नेचर एविल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली कि समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो जो दूसरे के साथ गलत कर रहा है, उसको बोला जाता है कि वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरे लोग जो इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे हम लोगों ने ये दो प्रकार के लोग देख लिए समाज में। क्या बोल रहे हैं कुछ उसके बाद क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति ने दोनों चीज़ें कर ली। क्या दोनों चीज़ें कर ली? उसने किसी के साथ इनजस्टिस भी कर दिया,
जब किसी के साथ कोई इनजस्टिस करेगा तो बदले में इनजस्टिस भी तो होगा कि नहीं। कोई हम किसी को मारेंगे तो बदले में हमें मारेगा कि नहीं मारेगा। भले ही 10 साल के बाद 15 साल के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन बुरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जब हम सोसाइटी में हमने किसी के साथ गलत कर भी दिया, इनजस्टिस कर भी दिया और फिर सफ़र भी कर लिया इनजस्टिस को, हमारे साथ भी इनजस्टिस हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ इनजस्टिस कर भी दिया और एक दूसरे की वजह से इनजस्टिस को फेस भी कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही है। तो सभी लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी के सभी लोग आपस में आकर के ये एक एग्रीमेंट करते हैं, एक म्यूचुअल कोविनेंट बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं। क्या लॉ बनाते हैं कि भाई देखो, हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को परेशान कर लिया, एक दूसरे के साथ इनजस्टिस कर लिया है, ठीक है। अब हम किसी के साथ ना तो इनजस्टिस करेंगे और ना ही इनजस्टिस को फेस करेंगे। ठीक ऐसे ही ना मैं किसी के साथ गलत करूँगा और अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसको फेस भी नहीं करने वाला। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से लोगों ने अपने आप बीच में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। और ये जब एग्रीमेंट हुआ तो ये क्या हो गया, ये लॉफुल हो गया, ये एक जस्ट सोसाइटी बन गई, क्योंकि सभी लोगों ने इस चीज़ को एग्री कर लिया कि ना हम गलत करेंगे, ना हम गलत को सहन करेंगे अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो। और यही क्या है, यही आइडिया ऑफ जस्टिस है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जस्टिस का आइडिया है जो बुक में दिया हुआ है। कौन सी बुक में, द रिपब्लिक में। ठीक है, तो हमने अलग अलग मीनिंग ऑफ जस्टिस को देखा, उसी में से एक आइडिया है ये जस्टिस का। समझ गए, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हमने चीज़ों को समझा कि जस्टिस का मीनिंग क्या होता है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें जानी, है ना। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं। सो अगर आपको लगा है कि भाई हाँ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया गया है, सो प्लीज़ डू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।